हेलो। सो कल अपन ने टेंस की डेफिनेशन की थी और डेफिनेशन के अलावा अपन ने थोड़ा बहुत टेंस के बारे में, टेंस के एस्पेक्ट जो हैं या उनके बारे में अदर जो इन्फॉर्मेशन थी वो ली थी। आज अपन टेंस की जो टेबल है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अपन यहाँ 3 टाइम जो हैं आपके उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। 3 टाइम है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, क्योंकि टाइम जो है वो टेंस पे इफेक्ट रखता है, अपना टेंस पे अपना इफेक्ट डालता है। टेंस और टाइम दोनों अलग अलग हैं, ये अपन ने कल की क्लास में किया था, ठीक है। तो देखते हैं कि टेंस कितने होते हैं। इन रियल टेंस 2 होते हैं, पास्ट और नॉन पास्ट। नॉन पास्ट मतलब प्रेजेंट। टेंस 3 नहीं होते हैं, टेंस सिर्फ 2 ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। टाइम 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। अपन देखते हैं कि टेंस 2 ही कैसे होते हैं। कल अपन ने डिस्कस किया था कि 3 टाइम है और इन सब के अलग अलग एस्पेक्ट हैं, प्रोग्रेसिव और नॉन प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव में कंटिन्यूस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस लिया था, एंड नॉन प्रोग्रेसिव में अपने सिंपल एंड परफेक्ट लिया था। अब टेंस को देखते हैं। जब अपन इनका स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर में देखिए, प्रेजेंट सिंपल जो एस्पेक्ट है आपका, उसमें आपका सब्जेक्ट तो सेंटेंस में सब्जेक्ट यूज हो रहा है या अदर एलिमेंट हो रहे हैं, उनको मैंने नहीं लिखा है, जो मेन स्ट्रक्चर है वही लिखा है। या तो आती है V1। V1 किसके साथ आएगी अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो, या आपकी आएगी V5। वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, तो V5 हमेशा सिंगुलर के साथ आती है। और V5 कौन सी होती है, जिसके आगे एस या ईएस लगते हैं, वो फॉर्म, ठीक है। अगर यही सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव है तो डू डज प्लस V1 लगेगा। डू आपका प्लूरल के साथ लगेगा एंड डज आपका सिंगुलर के साथ लगेगा। ठीक ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ है, इज एम आर आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेंगी एंड V1 प्लस ing आपके एज ए मैन वर्ब फंक्शन करेंगी, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव है तो ing फॉर्म लेगा, ठीक है। ऐसे ही आपका परफेक्ट है, हैज एंड हैव आपकी एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह फंक्शन करेंगी और V3 एज ए मैन वर्ब फंक्शन करेंगी। ये आपका परफेक्ट कंटिन्यूस है। देखो, परफेक्ट एंड कंटिन्यूस दोनों नाम अपने पास पहले से आए हुए हैं। कंटिन्यूस आया हुआ है, परफेक्ट आया हुआ है। इट मीन्स इसका जो स्ट्रक्चर है इन दोनों से मिलके बना हुआ है। दोनों से कैसे मिलके बना हुआ है, पहले परफेक्ट दिया हुआ है तो पहले परफेक्ट का स्ट्रक्चर लिखना है। तो परफेक्ट का स्ट्रक्चर आपके पास क्या है, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये रहा हैज, हैव। अब ये मांग रहा है आपसे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म बी की थर्ड फॉर्म लगाइए। अगर आपके सामने वर्ब नहीं है तो बी वर्ब सपोज करके बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन लगाई हुई है। फिर ये आपसे मांग रहा है कंटिन्यूअस फॉर्म, तो कंटिन्यूअस आपको लगाना है। तो कंटिन्यूअस में जाइए, आपने हेल्पिंग वर्ब पहले ही लगा रखी है, ये बी के ही फर्स्ट फॉर्म है, तो बी के आपने थर्ड फॉर्म बीन ऑलरेडी यूज कर रखी है। अपने को प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट देना है तो अपने को चाहिए सिर्फ V1 प्लस ing। तो अपने इस बीन के आगे ये जो आपका प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट था वो इसके आगे ऐड कर दिया V1 प्लस ing। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है वो अलग से नहीं है, इन दोनों से ही मिलके बना हुआ है। पहले परफेक्ट का फॉर्मेट लिखा अपने, हैज, हैव और बी की थर्ड फॉर्म लगा दी। इज एम आर भी बी ही फॉर्म है, आपको अगेन रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अपने को सिर्फ कंटिन्यूअस जो आपका कंटिन्यूअस का एस्पेक्ट देता है वो फॉर्म चाहिए, V1 प्लस ing अपन ने आगे ऐड कर दी। ठीक ऐसे ही आपने पास्ट का फॉर्मेट है। अगर आपका अफर्मेटिव चल रहा है तो आप V2 लगाएंगे। अगर आपका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव चल रहा है तो डिड एज ए ऑपरेटर फंक्शन करेगी, एज ए हेल्पिंग वर्ब ये फंक्शन करेगी और V1 इसके साथ आएगी एज ए मैन वर्ब। अगर आप कंटिन्यूस में जाते हैं, पास्ट कंटिन्यूस में जाते हैं तो वॉज वर्ब आपका एज ए ऑपरेटर एज ए हेल्पिंग वर्ब फंक्शन करेगा और ये V1 प्लस ing, क्योंकि ये कंटिन्यूस आपका एस्पेक्ट है तो ing फॉर्म चाहिए, ये V1 प्लस ing हो गई। परफेक्ट में जाएंगे तो आपका हेड प्लस V3 हो गया। और ऐसे ही आप परफेक्ट कंटिन्यूस में गए तो अगेन परफेक्ट और कंटिन्यूस है, तो जैसे इन दोनों से मिलके फॉर्मेट बना था, इन दोनों से मिलके फॉर्मेट बन जाएगा। सबसे पहले चाहिए आपको परफेक्ट, तो परफेक्ट का फॉर्मेट हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये रहा हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी की थर्ड फॉर्म अपन ने ऐड कर दी बीन, और आगे प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट चाहिए था तो ये V1 प्लस ing अपन ने यूज कर लिया।
ठीक ऐसे ही फ्यूचर टाइम पे अगर अपन जाते हैं तो देखना सेल विल प्लस V1 है, सेल विल बी प्लस V1 प्लस ING, मतलब सेल बी विल बी प्लस V1 प्लस ING। परफेक्ट में जाएंगे तो सेल विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एंड परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएंगे तो सेल विल हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING है। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि टेंस दो ही टाइप के होते हैं, टेंस तीन टाइप के नहीं होते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको वर्ब का फॉर्मेट देखना होगा। सबसे पहले तो देखिए वर्ब का फॉर्मेट, ये देखिए वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5। V1 को अपन प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म बोलते हैं, V2 को पास्ट फॉर्म बोलते हैं जिसको सेकंड फॉर्म बोलते हैं, V3 जिसे पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, V4 जिसमें ING फॉर्म आती है उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, एंड V5 भी प्रेजेंट फॉर्म ही होती है, पर V5 सिंगुलर होती है एंड V1 प्लूरल होती है। मतलब V1 और V5 दोनों ही प्रेजेंट फॉर्म होती हैं, V1 प्लूरल फॉर्म होती है एंड V5 आपकी सिंगुलर फॉर्म होती है। ठीक है, कुछ एग्जांपल देख सकते हैं जैसे कि डू फर्स्ट फॉर्म होती है एंड प्लूरल के साथ लगती है, डिड सेकंड फॉर्म होती है, डन आपकी थर्ड फॉर्म होती है, और डूइंग है आपकी फोर्थ फॉर्म है, और डज आपकी फिफ्थ फॉर्म है। ऐसे ही आप इसमें देख सकते हैं हैव आपकी फर्स्ट फॉर्म है, प्लूरल के साथ लगती है, हैड सेकंड फॉर्म है, हैड थर्ड फॉर्म है, हैविंग फोर्थ फॉर्म है, एंड हैज जो कि सिंगुलर के साथ लगती है वो आपकी फिफ्थ फॉर्म है। ऐसे ही अगर आप बी वर्ब का देखते हैं तो बी बेस फॉर्म होती है, और इसकी जो आपकी फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होती है, इज सिंगुलर के साथ लगती है, एम आई के साथ लगती है, एंड आर प्लूरल के साथ लगती है। वोजवर है सेकंड फॉर्म है जो पास्ट फॉर्म है, आपकी बीन है वो थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल है, बीइंग है वो फोर्थ फॉर्म आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एंड फिफ्थ फॉर्म मैंने कहा सिंगुलर के साथ इज लगती है, तो ये रही आपकी, और बी फॉर्म बेस फॉर्म है आपकी। ठीक है, अब आपने वर्ब देख ली तो अपन यहाँ देख सकते हैं, देखो प्रेजेंट फॉर्म मैंने बताई थी V1 या V5, तो देखो आई हुई है V1 V5। ठीक है, मैंने कहा फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म इज एम आर आ गई V1 या V5। हैज थी आपकी फिफ्थ फॉर्म एंड हैव थी आपकी फर्स्ट फॉर्म। अगेन हैज हैव ही है तो हैव थी आपकी फिफ्थ, सॉरी हैज थी आपकी फिफ्थ फॉर्म और हैव थी आपकी फर्स्ट फॉर्म। मतलब कि ये टेंस के अकॉर्डिंग चल रहा है, वर्ब के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो सारी प्रेजेंट फॉर्म ही आई हुई है, प्रेजेंट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म होती हैं। पास्ट में चलिए, पास्ट आपका सेकंड फॉर्म को बताता है, तो सेकंड फॉर्म V2 हो गई। डू डज की सेकंड फॉर्म डिड थी, मतलब ये फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चल रहा है। वोज वर बी की सेकंड फॉर्म थी, यहाँ देखिए तो ये भी V2 ही आई हुई है। हैड है वो हैज की सेकंड फॉर्म थी, मतलब ये भी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आई हुई है, और अगेन हैड है ये भी इसकी सेकंड फॉर्म है। अब इधर देखिए, यहाँ पे अगर सेल और विल को आप सब में से हटा देते हैं, सेल विल हटा देते हैं, यहाँ से सेल और विल हटा देते हैं सब में से, तो आपके पास जो फॉर्मेट बचता है वो V1 बचा हुआ है। और यहाँ पे भी देखो आपके पास V1 था, ये B प्लस V1 प्लस ING। मैंने कहा था बेस फॉर्म B होती है, बाकी फर्स्ट फॉर्म इसकी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, तो बेस फॉर्म अगेन B वर्ब भी आपके पास आई हुई है, बाकी प्रेजेंट का फॉर्मेट ये है। सेल विल को हटा देते तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बचती है, इधर देखिए हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगेन सेल विल को हटा देते हैं तो हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING बची हुई है। अब सेल और विल क्या है, सेल और विल दो मॉडल हैं जो कि प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर टाइम को शो करते हैं। फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करने के लिए सेल और विल मॉडल का यूज किया जाता है। तो ये सिर्फ फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करने के लिए दो मॉडल्स का यूज किया गया है। ठीक है, और मॉडल अपने बाद में हमेशा V1 रिसीव करता है, इसकी वजह से यहाँ V5 नहीं आई हुई है, सिर्फ V1 प्रेजेंट की V1 ही आई हुई है। यहाँ पे भी बेस फॉर्म ही आई हुई है, यहाँ पे भी हैव है जो आपकी फर्स्ट फॉर्म ही आई हुई है, यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, क्योंकि मॉडल क्या कहता है अपने बाद में V2 V3 V4 और V5 रिसीव नहीं करता है, वो बेस फॉर्म या V1 ही रिसीव करता है, इस वजह से बाकी नहीं। तो सेल और विल मॉडल को अगर आप हटा देते हो तो पूरा का पूरा जो आपका टाइम बचा हुआ है वो प्रेजेंट टाइम ही है। सो यहाँ से अपने ये क्लियर होता है कि फ्यूचर टेंस नहीं होता है, फ्यूचर ओनली टाइम है। फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करने के लिए दो मॉडल
और प्रेजेंट टेंस की हेल्प ली गई है। इन दोनों को मिक्स करके अपन फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो टेंस दो ही होते हैं, टेंस तीन नहीं होते हैं, टाइम तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब अपन टेंस पढ़ेंगे, जो अलग अलग टाइप के आपके टेंसेज हैं उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट या सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट जो आपका टेंस है। आपका सिंपल प्रेजेंट कौन सा होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। एट द स्पीकिंग मोमेंट कोई एक्शन अगर होता है, वो किसी भी कंटिन्यूटी को या प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट को नहीं शो करता है, वो अपने कंप्लीटनेस को शो करता है, वो आपका प्रेजेंट सिंपल होता है। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें डू और डस एज हेल्पिंग वर्ब एज ए ऑपरेटर यूज होती हैं इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में। पॉजिटिव सेंटेंस जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें प्लूरल के साथ वी1 लगती है एंड सिंगुलर के साथ वी5 मतलब जिनके साथ एस या आईएस लगती है, वो वाली वर्ब। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट, वर्ब और अदर पार्ट। सेंटेंस में अदर पार्ट कोई भी हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, एडवर्बियल हो सकता है। ठीक है, स्ट्रक्चर अगर नेगेटिव है तो अगर सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर मैन वर्ब लगानी है, फिर सेंटेंस में अगर अदर पार्ट है तो वो ऐड करना है। जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में अदर पार्ट हो, हर सेंटेंस में हो भी सकता है और नहीं भी हो। जैसे एग्जाम्पल है बर्ड्स फ्लाई, आगे कुछ ऐड ही नहीं है तो सेंटेंस सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब तक ही सीमित रह गया। लेकिन मैं बोलूँ बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो इन द स्काई एडवर्बियल है। ठीक है, तो सेंटेंस में एडवर्बियल का यूज हुआ है। जैसे मैं बोलूँ सी कुक्स फूड, तो सी सब्जेक्ट है, कुक्स वर्ब है एंड फूड यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो मतलब अदर में अदर एलिमेंट कोई से भी आ सकते हैं। सेंटेंस अगर आपका इंटेरोगेटिव डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो रहा है तो सेंटेंस में आपको सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड मतलब वो वर्ड जो कि डब्ल्यू या एच से स्टार्ट होते हैं एंड सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंस देते हैं। जैसे व्हाट है, वाई है, वेयर है, व्हेन है। ठीक है, इनके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगी, वो प्लूरल के अकॉर्डिंग डू एंड सिंगुलर के अकॉर्डिंग डस लगाएंगे, आगे वी1 प्लस अदर। अब अगर अपन रूल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले अपने को इसके टाइम एडवर्बियल मतलब कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि टाइम को इंडिकेट करते हैं, क्योंकि टेंस पे टाइम इफेक्ट डालता है तो टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रेजेंट सिंपल के जो टाइम एडवर्बियल हैं वो है ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्कैर्सली, हैबिचुअली, डेली, फ्रीक्वेंटली एंड बेयरली। इसके अलावा टाइम एडवर्बियल आ सकते हैं आपके एवरी प्लस टाइम, मतलब एवरी प्लस टाइम कैसे, एवरी के साथ कोई भी टाइम, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, कुछ भी। या फिर इन द टाइम, इनके इन द के साथ कोई भी टाइम आ सकता है, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द नून, इन द आफ्टरनून एटसेट्रा। इसके अलावा वंस, ट्वाइस, थ्राइस जो भी आपकी न्यूमरिक है उसके अकॉर्डिंग कोई भी टाइम ऐड हो सकता है, जैसे वन से डे, वन से वीक, वन से ईयर, वन से मंथ, ऐसे ही ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए वीक, ट्वाइस ए मंथ एटसेट्रा। जो भी है इसके अकॉर्डिंग आपके टाइम एडवर्बियल मिल सकते हैं सेंटेंस में। ग्रामर आपकी टू टाइप से चलती है, एक चलती है आपकी मीनिंग वाइज सिमेंटिक एंड दूसरा चलता है आपका स्ट्रक्चर वाइज सेंटेटिक। ये स्ट्रक्चर वाइज है, इसमें आप क्या देखोगे, ये वर्ड फाइंड आउट करोगे, अगर ये वर्ड मिल रहे हैं आप लगा देंगे प्रेजेंट सिंपल। लेकिन हमेशा ही ये वर्ड प्रेजेंट सिंपल को शो नहीं करते हैं, कुछ जगह पे आपको ये वर्ड मिलेंगे लेकिन हमेशा प्रेजेंट सिंपल नहीं लगेगा, अदर टेंस के जो एस्पेक्ट हैं वो भी यूज हो सकते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको विद मीनिंग एंड स्ट्रक्चर दोनों को एक साथ समझ के फिर रूल को अप्लाई करना है। अब अदर रूल्स की बात करते हैं। सबसे पहले है टू शो रेगुलर एक्शन। रेगुलर एक्शन को शो करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। जैसे मैंने बताया आई टीच इंग्लिश, अगर मैं इतना ही बोलती आई टीच इंग्लिश तो हो सकता है कि मैं सिर्फ आज आज पढ़ा रही हूँ। जैसे मैं बोलती आई एम टीचिंग इंग्लिश तो भी हो सकता था सिर्फ आज आज ही पढ़ा रही हूँ, वो रेगुलर एक्शन को शो नहीं करता है। बट मैंने आगे वर्ड लगाया है डेली। ठीक है, तो इसका मीनिंग मतलब है कि मैं डेली पढ़ाती हूँ, तो ये मेरा डेली का रेगुलर एक्शन है कि डेली मैं इंग्लिश का जो टॉपिक है वो पढ़ाती हूँ। तो रेगुलर एक्शन को शो करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है, आई टीच इंग्लिश डेली। ठीक है, जैसे मैं लिख सकती हूँ आई राइट नॉवल एवरी
इवनिंग, कि हर शाम को मैं नोवेल लिखती हूँ, लेकिन मैं अगर ये लिखूँ आई एम राइटिंग ए नोवेल, तो हो सकता है मैं सिर्फ आज आज ही लिख रही हूँ, आगे पीछे मैंने कभी नहीं लिखा, तो वो रेगुलर एक्शन में काउंट नहीं होगा। ठीक है, रेगुलर एक्शन में काउंट तभी होगा जब वो किसी एक फिक्स टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग या एक फिक्स शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलता है, रेगुलर आपके टाइम शेड्यूल में वो है। नेक्स्ट है टू शो इरेगुलर एक्शन। फर्स्ट रूल था रेगुलर एक्शन को शो करने के लिए, एंड सेकंड है इरेगुलर एक्शन को शो करने के लिए। जैसे मैंने लिखा आई सेल्डम गो होम, ठीक, सेल्डम यानी कभी कभार, मतलब कोई फिक्स नहीं है, कभी भी मैं घर चली जाती हूँ, ठीक है, कोई फिक्स टाइम नहीं है, इरेगुलर है। तो यहाँ देखो कि मैं कभी कभार घर जाती हूँ, हो सकता है मैं 2 दिन से गई, फिर हो सकता है मैं 1 सप्ताह से गई, फिर हो सकता है मैं 2 महीने नहीं गई, कभी कभार कोई फिक्स टाइम नहीं है। लेकिन अगर मैं ये लिखूं आई एम सेल्डिंग गो होम, इसका मतलब ये है कि मैं अब जा रही हूँ, ठीक है, अब इस टाइम मेरी प्रोग्रेस है, कंटिन्यूटी में चल रहा है। तो सेल्डम वो आपके कंटिन्यूटी एक्शन को बताता है। तो जब भी इरेगुलर एक्शन है आपके, सेल्डम जैसे रेयरली है, हार्डली है, ऐसे वर्ड मिलते हैं, ये इरेगुलर एक्शन को शो करते हैं, और ये भी आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस को शो करते हैं। फिर है टू शो हैबिट, किसी का हैबिचुअल एक्शन अगर है तो वो भी आपके प्रेजेंट सिंपल को शो करता है। हैबिचुअल एक्शन मतलब प्रेजेंट टाइम का हैबिचुअल एक्शन। सपोज करो इसके साथ पास्ट टाइम और ऐड किया गया है, तो वो आपके पास्ट सिंपल को लेगा। जैसे कि इसमें मैंने लिखा है ही इज स्मोकिंग, ये हैबिचुअल एक्शन को नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि वह इस टाइम स्मोक कर रहा है। हो सकता है उसने पहले कभी नहीं किया, हो सकता है आगे भी नहीं करे, सिर्फ इस टाइम ही स्मोक कर रहा है, तो ये हैबिचुअल एक्शन को नहीं बता रहा है। नीचे का सेंटेंस देखिए, ही स्मोक्स एवरी डे, ये आपके हैबिचुअल एक्शन को बता रहा है, क्योंकि वो हर दिन स्मोक करता है, ये इसकी हैबिट में है कि वो डेली स्मोक करता है। जैसे मैंने अभी अभी बताया कि इसके साथ में अगर पास टाइम ऐड होता, जैसे कि इसमें लिखा हुआ होता कि यहाँ पे ब्लैंक मिलता आपको एवरी डे व्हेन ही वाज 18 ईयर ओल्ड, तो मतलब जो वो 18 साल का था, 18 ईयर ओल्ड का था, तब वो स्मोक किया करता था। देन आप पास्ट की ही वर्ब लगाएंगे, क्योंकि अब नहीं करता है तो पास्ट सिंपल लगेगा। मतलब किसी हैबिचुअल एक्शन को दिया गया है और साथ में प्लस में पास्ट टाइम और दिया गया है, तो वो आपके पास्ट हैबिचुअल एक्शन को बताता है। दैट टाइम आप पास्ट सिंपल का यूज करेंगे, ना कि प्रेजेंट सिंपल का। पर आपके पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है और प्रेजेंट टाइम के एडवर्बियल दिए गए हैं, और फिर आपका कोई हैबिचुअल एक्शन बताया गया है, तो आप प्रेजेंट सिंपल लगाएंगे। इसके अलावा पास्ट हैबिचुअल एक्शन को 2 मॉडल भी बताते हैं, वुड और यूज टू, वो अपन मॉडल के टॉपिक में क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है आपका टू शो यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है, लेकिन वो सिचुएशन देखी जाती है कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है भी या नहीं है, किस कंडीशन में सेंटेंस यूज किया गया है। जैसे देखो स्टार्टिंग का सेंटेंस है द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन है वो ईस्ट में ही राइज होता है, तो ये एक आपका जो डेफिनेशन है या कोई साइंटिफिक प्रूफ है वो आपको बताया गया है कि ईस्ट में ही सन राइज होता है, तो ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। लेकिन अगर मैं ये लिख रही हूँ द सन इज राइजिंग, सूर्य उदय हो रहा है, तो भी ये करेक्ट है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई रूल नहीं बताया है, कोई साइंटिफिक जो कि आपका एस्पेक्ट है वो प्रूव किया गया है, वो भी मैं नहीं बता रही कि कौन सी साइड में ये आपका सूर्य है वो उदय हो रहा है। मैंने इतना ही कहा है सूर्य उदय हो रहा है, तो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन का पार्ट है, ये कोई रूल नहीं बता रहा है, तो इस टाइम ये भी करेक्ट है, सन इज राइजिंग, ठीक है। और नीचे का सेंटेंस मैंने लिखा है द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, इस टाइम ये इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि इसके आगे मैंने ये भी लगा दिया कि कहाँ उदय होता है, तो इसका मतलब अब मैं रूल की बात कर रही हूँ, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात कर रही हूँ, एंड कॉन्सेप्ट की बात कर रही हो तो यूनिवर्सल ट्रूथ का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही आएगा। बट यहाँ मैं कॉन्सेप्ट नहीं बता रही हूँ, तो ये सन इज राइजिंग भी सही है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ये लो, जैसे मैं ये लिखूं आई वोक अप इन द मॉर्निंग व्हेन सन हैड राइजन इन द ईस्ट, कि मैं सुबह तब उठी जब सूर्य उदय हो चुका था ईस्ट में, तो इस टाइम मैंने नॉर्मल कॉन्वर्सेशन का पार्ट लिया है, मैं कोई कॉन्सेप्ट नहीं बता रही हूँ, दैट टाइम वो भी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, टू एक्सप्रेस फ्यूचर इवेंट दैट इज ए फिक्स टाइम टेबल और प्लान प्रोग्राम, ठीक है, फ्यूचर के फिक्स और प्लान जो प्रोग्राम रहते हैं आपके, उनको बताने के लिए भी आप इसका प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए
द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स जयपुर टुडे। यहाँ टुडे भी हो सकता था एंड टुमारो भी हो सकता था। ठीक है, टुडे जैसे अभी आने वाले हूँ। टुडे एक ऐसा टाइम एडवर्बियल है जो पास्ट को भी बताता है, प्रेजेंट को भी बताता है एंड फ्यूचर को भी बताता है। कैसे? जैसे मैं ये बोलूँ आज सुबह मैं मार्केट गई, तो ये पास्ट टाइम बता रहा है, पास्ट टाइम। हालांकि मैं बात आज की कर रही हूँ लेकिन गई मतलब अब से पहले चली गई। अब मैं बोलती हूँ अब मैं मार्केट जाती हूँ, तो मैं मार्केट जाती हूँ, तो इस टाइम मैं इस टाइम बता रही हूँ प्रेजेंट टाइम को, या मैं आज मार्केट जा रही हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट मैं अगर ये बोलती हूँ मैं आज शाम मार्केट जाऊंगी, ठीक है, तो टुडे मैंने यूज किया है वो फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करने के लिए किया है। तो टुडे एक ऐसा टाइम एडवर्बियल है जो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों को बताता है। फिक्स्ड प्लान को कभी भी यस्टरडे से नहीं बताया जा सकता क्योंकि वो फ्यूचर का होता है। टुमारो वर्ड यहाँ पे आ सकता है क्योंकि टुमारो वर्ड भी है वो नेक्स्ट फ्यूचर प्लान को बता सकता है एंड टुडे भी बता सकता है क्योंकि टुडे मैंने बताया तीनों में आता है। नेक्स्ट देखिए, माई फ्रेंड टोल्ड मी, मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया। अब मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है द प्राइम मिनिस्टर विल अराइव जयपुर टुमारो। ठीक है, मेरे फ्रेंड ने बताया कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कल जयपुर आएंगे। यहाँ पे मैंने अराइव्स नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि कोई मेरे फ्रेंड ने बताया, मेरे पास कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं है, कोई फिक्स प्लान नहीं है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है कि मेरा फ्रेंड ने बताया है। ठीक है, राहुल मैरिज राधा दिस संडे, राहुल है वो राधा से इस संडे को शादी करेगा। तो राहुल का फिक्स प्लान है कि वो राधा से इस संडे को क्या करेगा, शादी करेगा। तो संडे अपकमिंग जो संडे रहेगा उसको, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है मैरिज। यहाँ सेंटेंस सीधा ये भी हो सकता था राहुल विल मैरी राधा दिस संडे, क्योंकि वो फ्यूचर टाइम के अकॉर्डिंग चलेगा, वो फिक्स प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। फिर नेक्स्ट है टू शो एनी ऑथर और राइटर्स स्टेटमेंट विच इज रिटन इन इन्वर्टेड कॉमास, किसी भी ऑथर का या किसी भी राइटर का स्टेटमेंट जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ होता है वो भी हमेशा प्रेजेंट सिंपल एस्पेक्ट को ही रिसीव करता है। जैसे मैंने लिखा है जॉन कीट्स सेड, यहाँ सेज भी आ सकता था, सेड भी आ सकता था, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर कुछ भी आ सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ए थिंक ऑफ ब्यूटी, यहाँ पे बी की वर्ब फिल करवाई है इज जॉय फॉर एवर, ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। तो बी की वर्ब फिल करवाई है, बी की वर्ब यानी अपन अपने को, आपको ये नॉर्मल आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अपने को चाहिए ए थिंक, यानी सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो बी की फर्स्ट फॉर्म इज होती है सिंगुलर के साथ, तो ये आप मैंने क्या लगा दी, इज लगा दी। नेक्स्ट देखिए, सिंपल प्रेजेंट कम्स व्हेन वी टॉक अबाउट एनी बुक द कंटेंट ऑफ विच आर स्टिल रिलेवेंट दो द बुक में हैव रिटन इन द पास्ट। मतलब किसी बुक के कंटेंट के लिए अपन प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं जिस बुक का कंटेंट अब भी रिलेवेंट है, अब भी इस टाइम से भी जुड़ा हुआ अगर है, तो चाहे वो बुक पास्ट में ही लिखी हुई हो। जैसे कि देखना, द कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे says that India is a secular country। ठीक है, यहाँ पे said नहीं आएगा, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत पहले लिखा गया है, लेकिन इस टाइम भी तो ये रेलेवेंट है, तो यहाँ पे said नहीं आएगा, says आएगा। जैसे दिस बुक एक्सप्लेन्स अबाउट मौर्य एम्पायर, मान लो वो हिस्ट्री की बुक है, बुक बहुत पहले पब्लिश हो गई थी, लेकिन वो बुक अब भी तो मौर्य साम्राज्य के बारे में बताती है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं आके क्या आएगा, एक्सप्लेन्स। नेक्स्ट है वर्ब ऑफ स्टेट। वर्ब ऑफ स्टेट जो है, जो अवस्था को बताती हैं, वो वर्ब मोस्टली V1 प्लस ING नहीं लेती हैं, अगर लेती हैं तो किसी अदर सेंस में लेती है। वर्ब ऑफ स्टेट क्या होती हैं, जो कि कंटिन्यू एक्शन को शो नहीं करेंगी। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा आई रन, ठीक है, वो स्टेट को नहीं बता रही, ये कंटिन्यूटी को ले सकती है, ये किसी एक्शन को बताती है, तो जो वर्ब एक्शन को बताती हैं वो V1 प्लस ING ले सकती हैं। जैसे कि आप रन कर रहे हो तो आपके स्टेप्स रन करते हुए दिखेंगे। जैसे मैंने बोला आई एम ड्रिंकिंग वाटर, तो ड्रिंक कर रहे हो वो आपका एक्शन शो होगा। ठीक है, जैसे आई एम प्लेइंग, तो प्ले कर रहे हो वो आपका एक्शन प्ले होगा, सॉरी शो होगा। नेक्स्ट देखिए, आई एम रनिंग, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है।
लेकिन मैं अगर ये लिखूं आई एम हैविंग ए कार, तो ऐसा थोड़ी है कि आपके पास जो कार है वो एक्शन करती हुई दिख रही है कि हाँ ये कार आपके पास है, अभी इतनी दूर आपके पास आ गई, अब इतनी दूर आपके पास आ गई, अब इतनी दूर आपके पास आ गई, अब इतनी दूर। ये कोई भी कंटिन्यूटी शो नहीं करती, आपके पास है तो है, वो तो वहीं पे खड़ी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैसे एग्जांपल है आई हेट यू एंड मैंने लिखा है आई एम हेटिंग यू। अब स्टेट बता रहा है कि मैं आपसे नफरत करती हूँ या करता हूँ, तो हाँ करता हूँ या करती हूँ। ऐसे थोड़ी है कि अब 5% कर दी, अब 10% कर दी, अब 15% नफरत कर दी, अब 20% कर दी, इसका कोई मेजरमेंट थोड़ी है। तो जब जिनका कोई मेजरमेंट नहीं हो सकता, जिनकी कंटिन्यूटी शो नहीं हो सकती, वो स्टेट वर्ब कहलाती हैं और वो कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं लेती हैं। अब ये फॉर्म कौन कौन सी हो सकती हैं? वर्ब ऑफ परसीविंग, जैसे कि फील है, हियर है, सी, स्मेल, टेस्ट, नोटिस, प्लीज, प्रिफर एंड रिकॉल। ये आईएनजी फॉर्म नहीं लेंगी, कुछ वर्ब लेंगी लेकिन अदर सेंस में लेंगी। जैसे कि कैसे? अगर फील वर्ब है और वो महसूस करने का सेंस दे रही है तो कभी भी V1 प्लस आईएनजी फॉर्म नहीं लेगी। बट वही फील वर्ब अगर सर्च का, किसी चीज को ढूंढने का सेंस दे रही है तो वो V1 प्लस आईएनजी ले लेगी। जैसे एग्जांपल देखना, आई एम फीलिंग द स्विच इन द डार्क रूम। यहाँ पे महसूस करने का, फीलिंग का, इमोशन का मीनिंग नहीं है, यहाँ पे है सर्च करने का कि मैं अंधेरे कमरे में जो स्विच है उसको ढूंढ रही हूँ। तो ढूंढ रही हूँ तो यहाँ पे मीनिंग सर्च का दिया, तो यहाँ पे फील ने आईएनजी फॉर्म ले ली। नेक्स्ट देखो, हियर। हियर सडन नॉइज के लिए यूज होता है और लिशन है वो कंटिन्यूटी नॉइज के लिए यूज होता है, साउंड के लिए यूज होता है। तो जब ये सडन के लिए यूज होता है तो आईएनजी फॉर्म नहीं ले सकता, और जो लिशन है वो कंटिन्यूटी को बताता है तो वो आईएनजी फॉर्म ले सकता है। इधर देखिए, हियर अगर सुनने का मीनिंग दे रहा है तो कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं लेगा, लेकिन वही हियर वर्ड अगर सुनवाई का मीनिंग दे रहा है तो वो आईएनजी फॉर्म ले लेगा। जैसे एग्जांपल देखना, द जज इज हियरिंग ए केस। जो जज है वो एक केस की हियरिंग, सुनवाई कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, सी वर्ब। सी वर्ब देखने का सेंस देगी तो कभी भी आईएनजी फॉर्म रिसीव नहीं करेगी, बट वही सी वर्ब अगर मिलने का सेंस देगी तो वो आईएनजी फॉर्म ले लेगी। जैसे मैंने लिखा है आई एम सीइंग यू टुनाइट। तो यहाँ इसका मीनिंग ये नहीं है कि मैं तुम्हें आज रात देख रहा हूँ या देख रही हूँ, इसका मीनिंग है मैं तुमसे आज रात मिल रहा हूँ। तो ये मिलने का सेंस में आईएनजी फॉर्म इसने रिसीव कर लिया। इसके अलावा आपका वर्ड है स्मेल। स्मेल वर्ड अगर टू गिव में, सुगंध देने के सेंस में है, कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं लेगा, बट वही टू टेक, इनहेल के सेंस में है तो वो आईएनजी फॉर्म ले लेगा। जैसे कि रोज का नेचर क्या होता है? स्मेल देना, तो रोज इज स्मेलिंग स्वीट नहीं आएगा क्योंकि उसका नेचर देना है, सुगंध देना है, तो आईएनजी फॉर्म नहीं लेगा। लेकिन मैंने ये सेंटेंस ऐसे लिखा है, आई एम स्मेलिंग ए रेड रोज। इस टाइम मैं जो स्मेल है उसको मैं इनहेल कर रही हूँ, और मैंने कहा है टेक, लेने के सेंस में आप आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं, तो नीचे का सेंटेंस एकदम करेक्ट है, आई एम स्मेलिंग ए रेड रोज। सेम ही कॉन्सेप्ट टेस्ट के साथ है। टेस्ट भी टू गिव के सेंस में आईएनजी फॉर्म नहीं लेगा, बट टू टेक के सेंस में आईएनजी फॉर्म ले लेगा। जैसे मैं बोलूँ मैंगो टेस्ट स्वीट, तो आईएनजी फॉर्म कभी भी नहीं आएगा, मैंगो इज टेस्टिंग नहीं आएगा। बट मैं अगर ये लिखती हूँ आई एम टेस्टिंग ए मैंगो, तो इस टाइम मैंने बोला है कि मैं मैंगो का स्वाद ले रही हूँ, दैट टाइम आप आईएनजी फॉर्म ले सकते हो। स्टेट ऑफ माइंड और फीलिंग, फीलिंग की या आपके माइंड की जो स्टेट जो वर्ब होती हैं वो आपकी कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं लेती हैं। जैसे बिलीव, डिजायर, डिसलाइक, डाउट, फॉरगेट, हैट, होप, इमेजिन, नो, लाइक, लव, मीन, रिमेंबर, सपोज, अंडरस्टैंड, वांट एंड विश। ऐसे ही कुछ वर्ब होती हैं जो रिलेशनशिप को बताती हैं, किसी चीज के होने का सेंस देती हैं। जैसे बी, बिलोंग टू, कंसर्न, कंसिस्ट ऑफ, कंटेन, कोस्ट, डिपेंड ऑन, डिजर्व, फिट, हैव, मैटर, ऑन, पजेस, रिमेन, रिक्वायर, रिजेंबल। ये वर्ब V1 प्लस आईएनजी क्यों नहीं लेती हैं? क्योंकि ये मेजरमेंट को नहीं शो करती हैं, ये कंटिन्यूटी को शो नहीं करती हैं। जैसे आप कुछ एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे मैंने अभी भी हेट का एग्जाम्पल दिया था, वैसे ही जैसे डिसलाइक का, आप किसी को पसंद कर रहे हो तो कितना, या तो आप उसको पसंद करते हो या आप उसको पसंद नहीं करते हो। हाँ, आपके इमोशन फील कर सकते हैं कि पहले आप ज़्यादा पसंद करते थे या अब कम पसंद करते हैं, लेकिन आप एक फिक्स मेजरमेंट नहीं दे सकते कि पहले 2 किलो पसंद करते थे या आप 4 किलो पसंद करने लग गए। लेकिन
लेकिन आपके पास अगर कोई और सामान है तो आप बता सकते हो, जैसे आपके पास मिल्क है तो आप बता सकते हो कि पहले मेरे पास 4 kg जो मिल्क था, अब आप मेरे पास 2 kg बचा हुआ है, इतना मैंने यूज कर लिया। बट डिसलाइकिंग, डिजायर, बिलीव, जैसे आप पे किसी को, आपको किसी पे विश्वास है तो क्या आप बता सकते हो कितना विश्वास है? हाँ, ये बता सकते हो मुझे कम विश्वास है या मुझे ज्यादा विश्वास है। बट आपसे अगर फिक्स मेजरमेंट पूछा जाए कि कितने किलो विश्वास है, तो क्या आप बता सकते हैं? नहीं। और ना ही विश्वास ऐसे चलता है कि यहाँ से विश्वास चला, अब इतना आ गया, अब इतना आ गया, अब इतना आ गया। इसका आप मेजरमेंट नहीं कर सकते। किसी को जानते हो तो जानते हो, और नहीं जानते तो नहीं जानते हैं। रिमेंबर है, सपोज है, अंडरस्टैंड है, वांट है, विश है, सबके साथ सेम सेंस है। आप इन चीजों का फिक्स मेजरमेंट नहीं बता सकते। जैसे रिजेंबल वर्ड ले लीजिए, पर जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स में मिलते हैं, रिजेंबल यानी किसी में मिलना, मिलते हैं। तो क्या ऐसा है कि जो बच्चा किसी पेरेंट में मिलता है तो आज उसकी आंखें मिली हैं, कल उसका नाक मिलेगा, परसों उसके लिप्स मिलेंगे, उसके बाद उसके बाल मिलेंगे? ऐसा नहीं है। जितना मिलता है वो परमानेंटली उतना ही बचपन से मिल रहा है और उसकी डेथ तक उतना ही मिलेगा। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि उसकी एक आंख आज उसके मम्मी में मिल गई है, कल उसका एक कान उसके पापा में मिलेगा। तो ये चीजें कभी भी कंटिन्यूटी को शो नहीं करती हैं, इसलिए ये कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं लेंगे। अभी इसके काफी रूल्स बचे हुए हैं जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू।